बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू मुजाहिद मेडी क्लास, जहां हम मेडिकल नॉलेज को सिंपल, इजी और इंटरेस्टिंग बनाकर आप तक पहुंचाते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हेपेटाइटिस इन पाकिस्तान, व्हाट यू मस्ट नो। और बिलीव मी, ये सिर्फ एक मेडिकल टॉपिक नहीं, ये अवेयरनेस का एक मिशन है। हेपेटाइटिस हमारे मुल्क स्पेशली सिंध में एक साइलेंट एपिडेमिक बन चुका है। हज़ारों नहीं, मिलियंस ऑफ पीपल इन्फेक्टेड हैं। और सबसे डेंजरस बात यह है कि अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें हेपेटाइटिस हो चुका है। इस वीडियो में हम बात करेंगे हेपेटाइटिस होता क्या है, नंबर 2 पे टाइप्स ए, बी, सी, डी और ई कैसे स्प्रेड होते हैं, और फिर वो सिम्टम्स जो इग्नोर नहीं करने चाहिए। अर्ली डिटेक्शन के लिए कौन से टेस्ट ज़रूरी हैं, ट्रीटमेंट ऑप्शंस, किस टाइप का क्या इलाज है, और सबसे इम्पोर्टेंट आप अपने आप को और अपने घर वालों को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड टिल द एंड, क्योंकि आखिर में आपके लिए एक फन सरप्राइज एक्टिविटी है। सो लेट्स स्टार्ट दिस इम्पोर्टेंट जर्नी टुवर्ड्स अवेयरनेस। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले जो है वो हम बात करेंगे पाकिस्तान, हमारे मुल्क के बारे में कि व्हाट इज़ द करंट सिचुएशन इन द पाकिस्तान में जो है वो हेपेटाइटिस की जो तबाहकारियाँ हैं उस पे हम एक नज़र डालेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि पाकिस्तान इज़ अमंग द टॉप 5 कंट्रीज़ ग्लोबली फॉर हेपेटाइटिस बी एंड सी। तो दुनिया में जो टॉप मोस्ट जो 5 कंट्रीज़ हैं उनमें पाकिस्तान का नाम आता है। और ओवर 3.8 मिलियन पीपल आर इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस, तो हेपेटाइटिस बी। तो 3.8 मिलियन यानी 38 लाख लोग ऐसे हैं जो मोर देन 38 लाख ऐसे लोग हैं, 3.8 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको हेपेटाइटिस बी है। और उसके अलावा जो हेपेटाइटिस सी की जो प्रीवेलेंस है वो तो उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि हेपेटाइटिस सी जो है वो एक किस्म का साइलेंट किलर डिजीज़ भी है। हेपेटाइटिस सी को साइलेंट किलर डिजीज़ भी कहा जाता है। तो ये जितने भी नंबर्स हैं या जितने टेस्ट हुए हैं उससे भी कई गुना ज़्यादा जो है वो हेपेटाइटिस सी की जो प्रीवेलेंस है वो एग्जिस्ट करती है, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। अब हेपेटाइटिस बी और सी में पाकिस्तान अमंग टॉप 5 कंट्रीज़ है, लेकिन जो हेपेटाइटिस सी की जो प्रीवेलेंस है उसमें है पाकिस्तान जो है वो हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट केसेस हैं वो पाकिस्तान में हेपेटाइटिस सी के। और मिलियंस रिमेन अनडायग्नोस्ड लीडिंग टू साइलेंट लिवर डैमेज। अब उसमें जो ये हमें बता रहा है कि जो मिलियंस की तादाद में ऐसे हमारे पास पेशेंट्स हैं जो अनडायग्नोस्ड हैं, उनको पता ही नहीं है कि उनका जो लिवर है वो डैमेज हो चुका है, क्योंकि वो साइन और सिम्टम्स का इंतज़ार करते हैं अक्सर लोग कि ठीक है हमें कोई मसला नहीं है, वो अपनी स्क्रीनिंग नहीं करवाते। लेकिन जब तक उनको साइन और सिम्टम्स जब वो अपीयर होते हैं तो उनका लिवर डैमेज हो चुका होता है। नेक्स्ट ये कि हेपेटाइटिस इज मेजर काज ऑफ सिरोसिस एंड लिवर कैंसर, क्योंकि अगर जो है वो हेपेटाइटिस का इलाज नहीं किया गया या अनट्रीटेड उसको छोड़ा गया तो वो जो है आगे जाकर जो है वो लिवर सिरोसिस या फिर कैंसर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो लेट्स स्पीक समथिंग अबाउट द स्टेटिकल सिचुएशन ऑफ सिंध। तो सिंध प्रोविंस जो है ये एक हाई अलर्ट पर हमारा जो प्रोविंस है, क्योंकि यहाँ पर जो हेपेटाइटिस सी की जो प्रीवेलेंस है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और जो कि 6.1% है। और जो हेपेटाइटिस बी है वो जो रिसेंट जो स्टडीज़ हुई हैं उसमें ये पता चला है कि जो हेपेटाइटिस बी की जो प्रीवेलेंस है वो कुछ हद तक कम हुई है, लेकिन हेपेटाइटिस सी जो है वो एक सीरियस हद तक उसमें जो है वो नंबर्स उसमें इंक्रीज हो रहे हैं, राइज हो रहे हैं। अच्छा, रूरल एरियाज स्क्रीनिंग शोज 4% ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस, नियरली 12% हेपेटाइटिस सी इन सम डिस्ट्रिक्ट्स। तो रूरल एरियाज में जो सिचुएशन है वो तो इंतहाई हद तक जो है वो खतरनाक है, क्योंकि जो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जिनमें 12% तक जो है वो हेपेटाइटिस सी के केसेस पाए गए। हाई रिस्क एरियाज एस्टिमेट 1 मिलियन हेपेटाइटिस बी वायरस कैरीज एंड 1.7 मिलियन हेपेटाइटिस सी वायरस कैरियर्स।
तो ये वो स्टडीज़ हैं 1.7 मिलियन के जो है वो सिंध में हमारे पास केसेस हैं, लेकिन इससे ज़्यादा के भी जो है वो केसेस हैं जो कि स्क्रीनिंग जो है वो उनकी नहीं हुई, जो लोग अनडायग्नोस्ड हैं। अच्छा, ये लोग हैं कैरियर्स। अच्छा, उसके बाद है मेजर ड्राइवर्स इन सिंध। अब ये इस पूरी सूरत हाल में जो है वो सबसे जो मेन काजेज हैं हमारे पास जो सिंध में, वो ये हैं कि अनसेफ इंजेक्शंस, रीयूज्ड सिरिंजेस। अब ये सबसे ज़्यादा जो है ना ये माल प्रैक्टिस है कि अनसेफ इंजेक्शंस जो है वो लगते हैं जिसमें कोई भी सेफ्टी, कोई स्टरलाइजेशन, कोई प्रॉपर प्रेस्क्रिप्शन, कोई प्रॉपर प्रोसीजर्स फॉलो नहीं किए जाते। सो दे आर कॉल्ड अनसेफ इंजेक्शंस। ये प्रैक्टिस हमारे पास बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा जो दूसरे नंबर पे जो काज है वो है जो सिरिंजेस हैं वो रीयूज़ होते हैं, और बिलीव मी के ऐसे केसेस हमने देखे हैं, और ऐसे जो है वो हमने क्लिनिक्स और जो गांव की तरफ से ज़्यादातर तो ऐसे केसेस हैं जिनमें एक एक सिरिंज जो है वो 10-10 लोगों पे, 5-5 लोगों पे वो यूज़ होते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा जो है वो रीज़न है। उसके अलावा कंटेमिनेटेड वाटर है, जो हमारे पास जो है वो पीने का पानी साफ नहीं मिलता, हमारी जो है बदकिस्मती है एक किस्म की। तो ये भी एक जो है वो सबसे बड़ा काज है। उसके अलावा पुअर सैनिटेशन है, सफाई का निज़ाम हमारे पास बहुत गंदा है। लेक ऑफ अवेयरनेस है, लोगों में जो है वो अवेयरनेस नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि वो जो है वो किस चीज़ से वो सफ़र कर रहे हैं, और उनमें जो है वो क्या क्या मुश्किलात हैं या फिर क्या डिजीज़ हो चुकी हुई होती हैं उनको, तो उनको पता भी नहीं होता। सो लेट्स टॉक अबाउट द हेपाटाइटिस के हेपाटाइटिस है क्या। हेपाटाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर। ये जो है वो जिगर की एक बीमारी है। लिवर का इन्फ्लामेशन, कोई जो है वो उसमें इन्फेक्शन हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए, तो उसको हम हेपाटाइटिस कहते हैं। अच्छा, ये जो है वो मोस्टली वायरल होती है, लेकिन उसके जो बाकी भी टाइप्स हैं जिसमें अल्कोहलिक हेपाटाइटिस होती है, टॉक्सिक हेपाटाइटिस है, या फिर जो है वो ऑटो इम्यून हेपाटाइटिस है। अल्कोहलिक हेपाटाइटिस इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम द नेम कि ये अल्कोहलिक जो एडिक्टेड पीपल होते हैं उनमें ये चीज़ होती है। जो टॉक्सिक हेपाटाइटिस है उसमें जो मेडिकेशंस वगैरह जो मिसयूज़ होती हैं या ओवर यूज़ जो मेडिसिन होती हैं उसकी वजह से जो है वो लिवर डैमेज होता है, तो उसको टॉक्सिक हेपाटाइटिस कहते हैं। फिर ऑटो इम्यून, ये एक जेनेटिकली प्रॉब्लम है, तो उसको ऑटो इम्यून हेपाटाइटिस कहा जाता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो हमारे पास जो केसेस रिपोर्ट होते हैं वो होते हैं वायरल हेपाटाइटिस के। तो सेम थिंग इस हेयर के लिवर इन्फेक्शन है, वायरल काजेज हैं। अब वायरल जो हेपाटाइटिस है उसके फिर आगे कुछ टाइप्स हैं। सो वी विल स्पीक अबाउट दिस टाइप्स इन नेक्स्ट स्लाइड। और एक चीज़ और है कि हेपाटाइटिस जो है ये एक्यूट भी हो सकती है और क्रोनिक भी हो सकती है। अच्छा, एक्यूट और क्रोनिक जो है उस पे हम बात करेंगे, बट लेट्स स्पीक अबाउट द टाइप्स ऑफ हेपाटाइटिस, वायरल हेपाटाइटिस एंड हाउ इट स्प्रेड्स। के टाइप्स जो हैं वो हेपाटाइटिस ए है। अब ये समझने की बात है कि हेपाटाइटिस ए जो है, ये हेपाटाइटिस ए ये कैसे फैलती है। कंटेमिनेटेड फूड, हेपाटाइटिस ए जो है ये कंटेमिनेटेड फूड होता है। वाटर, जो कंटेमिनेटेड वाटर हो तो उससे जो है ये हेपाटाइटिस ए जो है ये स्प्रेड होती है। अब जो कंटेमिनेटेड फूड का मतलब है कि जो रोड साइड पे जो फूड हमें मिलता है, अनहाइजेनिक फूड होता है, या फिर पुअर हाइजीनिक होती है। अच्छा, उसके अलावा जो है वो एक लॉजिक इसमें ये चीज़ होती है कि जो वायरस होता है हेपाटाइटिस ए का, ये होता है सीवरेज में, ये जो है वो स्टूल वेस्ट में ये पाया जाता है। लेकिन जो पानी की जो लाइंस होती हैं या जो है वो पानी और सीवरेज जब मिल जाते हैं या पानी जो है वो कंटेमिनेटेड हो जाता है, तो उसकी वजह से ये हेपाटाइटिस ए जो है ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड होती है। उसके बाद फिर हेपाटाइटिस बी और सी है। अब हेपाटाइटिस बी और सी इनके जो स्प्रेड होने की जो वजह है वो है ब्लड, और उसके अलावा ब्लड के अलावा है कि भाई अनसेफ इंजेक्शंस। तो ये जो है वो बेसिक रीजंस हैं हेपाटाइटिस बी और सी के।
स्प्रेड होने के। अब ब्लड में जैसे जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है वो विदाउट स्क्रीनिंग अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाए, और अगर जो डोनर है उस डोनर को अगर हेपाटाइटिस है, तो फिर जो है वो जाहिर है कि पेशेंट को भी वो चीज़ जो है वो स्प्रेड होती है। और अनसेफ इंजेक्शंस, जो मैं पहले ये चीज़ जो है एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अनसेफ इंजेक्शंस में जिसमें कोई स्टरलाइजेशन का ख्याल ना रखा गया हो, हाइजीनिक कंडीशन जो है वो सही ना हो, या फिर जो है वो सिरिंजेस जो हैं वो रीयूज़ की जाती हों, तो ये मेन रीजंस होते हैं हेपेटाइटिस बी और सी के। उसके बाद फिर आ जाता है हेपेटाइटिस डी एंड ई। ये बहुत लेस कॉमन है, बट ये एग्जिस्ट करती है। अब ये जो है वो उसका भी यही जो है मोड ऑफ ट्रांसमिशन यही है, सेम लाइक हेपेटाइटिस ए। ये चीज़ होती है कि ये जो है वो थ्रू फीकल ओरल रूट के ये जो है वो स्प्रेड होती है। कंटेमिनेटेड वाटर या फिर पुअर सैनिटेशन हो या फ्लडेड वाटर, जो मोस्टली जब ये चीज़ें हेपेटाइटिस डी और ई तब जो है वो स्प्रेड होती है जब कोई फ्लड अगर आ जाए किसी इलाके में, या फिर हैवी रेन अगर हो, बरसातें ज़्यादा होती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो गटर का पानी, जो सीवरेज का जो पानी होता है और पीने का पानी जो होता है, ये जब मिक्स हो जाते हैं, तो पीने का पानी जब जो है वो कंटेमिनेटेड हो जाता है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो है हेपेटाइटिस डी और ई ये ज़्यादा जो है वो फैलती है। हेपेटाइटिस ई में सबसे ज़्यादा जो स्पेशल डेंजर होता है वो ये होता है कि इट कैन बी मोर डेंजरस इन प्रेग्नेंट वोमेन। जो प्रेग्नेंट वोमेन होती हैं उसमें हेपेटाइटिस ई जो है वो बहुत ख़तरनाक हद तक हो सकता है। उसके अलावा जो उसका जो ट्रीटमेंट है हेपेटाइटिस ई का, उसमें ज़्यादातर जो है वो हेपेटाइटिस ई सेल्फ लिमिटिंग होता है। वो जो है वो खुद ही जो है वो लिमिटेड हो जाता है, और उसके अलावा कोई एंटीवायरल मेडिकेशन वगैरह की या वैक्सीन की कोई नीड नहीं पड़ती। उसमें करना सिर्फ ये होता है कि रेस्ट और हाइड्रेशन स्टेटस को बढ़ाना होता है, हेल्दी डाइट जो है उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत होती है, और उसके अलावा जो है वो वैक्सीन जो है वो इसकी वैसे वो अवेलेबल नहीं है और उसकी नीड भी नहीं पड़ती। और उसके अलावा जो सबसे जो मेन इसका जो ट्रीटमेंट है वो ये होता है कि सैनिटेशन को इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है, और वाटर क्वालिटी जो है आप उसको जब इम्प्रूव करेंगे तो ये जो है हेपेटाइटिस ई ये खुद ब खुद जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और उसके अलावा जो हेपेटाइटिस डी जो है, हेपेटाइटिस डी में जो मेन जो सिम्टम्स ये होते हैं कि ये फास्टर लिवर डैमेज करती है। और उसके अलावा जो है हेपेटाइटिस डी की एक बात ये भी है कि वो हेपेटाइटिस डी कभी भी अलोन जो है वो सरवाइव नहीं करती। हेपेटाइटिस डी हमेशा हेपेटाइटिस बी के साथ होती है, ठीक है। उसके अलावा जो है वो हेपेटाइटिस डी को सरवाइव करने के लिए हेपेटाइटिस बी की ज़रूरत पड़ती है। तो इट मीन्स के इफ एनी पेशेंट हु इज हैविंग हेपेटाइटिस बी ही इज एट हाई रिस्क फॉर हेपेटाइटिस डी आल्सो, ठीक है। और हेपेटाइटिस डी जो है ये मदर टू चाइल्ड रेयर केसेस में होती है, जबकि जो हेपेटाइटिस ई है ये प्रेग्नेंट वुमेन्स में ज़्यादा होती है। अच्छा, हेपेटाइटिस डी जो है ये मदर टू चाइल्ड रेयर केसेस में ट्रांसफ़र होती है। उसके अलावा सेक्सुअल कॉन्टेक्ट में ये सबसे ज़्यादा जो है वो ट्रांसमिट होती है। और जो ट्रीटमेंट है उसमें भी जो वैक्सीन वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, और ना ही हेपेटाइटिस डी की कोई वैक्सीन है। बाकी उसकी जो मेडिसिन है जिसमें ज़्यादातर जो है वो पेगीलेटेड एक इंटरफेरोन के नाम से एक मेडिकेशन आती है, एंटीवायरल मेडिकेशन, तो ये जो है वो पेशेंट्स को दी जाती है। और उसके अलावा जो है वो लिवर डैमेज की मॉनिटरिंग जो है ये कंटिन्यू रिक्वायर्ड होती है, ताकि उसमें हम ये देखते हैं कि लिवर का जो स्टेटस वो क्या है और कितना डैमेज हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, या फिर मेडिसिन से कितना फ़ायदा हुआ है। और उसके अलावा जो प्रिवेंशन की है इसकी वो है हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन। जब हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन होगी और जब हम पेशेंट को हेपेटाइटिस बी से बचाएंगे तो वो जो है वो इनडायरेक्टली हेपेटाइटिस डी से भी सेफ रहेगा।
अच्छा, उसके बाद फिर बात कर लेते हैं कि मेजर काजेज इंक्लूड, जो सिंध में जो हेपेटाइटिस के इंक्रीज के जो मेन रीज़न है वो ये हैं कि अनसेफ इंजेक्शंस हैं अगेन, और पुअर वाटर क्वालिटी है, और उसके अलावा जो है वो लेक ऑफ अवेयरनेस। अब देखें, ये जो तीन चीज़ें हैं ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये ही जो है वो की पॉइंट्स हैं कि सबसे पहले है कि लेक ऑफ अवेयरनेस जो है, जब अवेयरनेस ही नहीं होगी तो फिर जाहिर है कि लोग क्या प्रिकॉशंस लेंगे और क्या डायग्नोस करवाएंगे, क्या स्क्रीनिंग होगी। और जो है वो सबसे जो है खतरनाक बात यह भी है कि जो वाटर क्वालिटी है वो हमारे पास इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। और अनसेफ इंजेक्शंस ये तो हैं ही हमारे पास, एक किस्म का एक अजाब है, ठीक है। तो इन चीज़ों से हमें जो है वो बचना है, अनसेफ इंजेक्शन से, वाटर क्वालिटी को हमने इम्प्रूव करना है, और अवेयरनेस को हमने जो है वो इन्हेंस करना है अपनी कम्युनिटी में। अच्छा, कंटेमिनेटेड नीडल, सिरिंजेस, ये भी ये चीज़ें आ जाती हैं। उसके अलावा रीयूज्ड आईवी सेट्स जो हैं वो रीयूज़ होते हैं। सिरिंजेस तो होती ही हैं रीयूज़, इसके अलावा जो आईवी सेट्स जो होते हैं ये भी, जिसको ड्रिप सेट भी कहा जाता है, ये भी रीयूज़ किए जाते हैं। ये एक माल प्रैक्टिस है। अनसेफ मेडिकल प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें हम ये कह लें कि जो डेंटल प्रोसीजर्स हैं, ज़्यादातर जो है वो डेंटल प्रोसीजर्स, डेंटल क्लिनिक्स जो हैं ये भी जो है वो सबसे ज़्यादा केसेस हेपेटाइटिस के वहाँ से फैलते हैं। उसके अलावा जो है वो अनस्क्रीन्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स हैं, कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर है। अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं सिम्टम्स की, कि सिम्टम्स वेरी एंड ऑफन गो अननोटिस्ड इन अर्ली स्टेजेस, मेकिंग अर्ली डिटेक्शन क्रूशियल। हाई रिस्क इंडिविजुअल मस्ट नॉट इग्नोर माइल्ड सिम्टम्स। तो ये जो है वो जो सिम्टम्स हैं ये वेरी करते हैं कि हेपेटाइटिस का टाइप कौन सा है, किस किस्म की हेपेटाइटिस है। आया हेपेटाइटिस जो है वो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस है, या टॉक्सिक है, या ऑटोइम्यून है, या फिर वायरल है। तो जो सिम्टम्स हैं उस पर भी वो भी वेरी करते हैं। उसके अलावा जो है वो मोस्टली जो हेपेटाइटिस बी सी है, तो हेपेटाइटिस बी सी के जो सिम्टम्स हैं वो अर्ली स्टेजेस में नहीं होते, तो इसीलिए इसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है। जो जनरल साइन सिम्टम्स हैं उसमें आ जाता है फैटिग है, और जो वीकनेस, थकावट हो गई, नौसिया, मतली वगैरह आना, या उल्टी, पेट का दर्द, या भूख का ना लगना, ये एक जनरल किस्म के सिम्टम्स जो हैं वो अपीयर होते हैं पेशेंट में। जो स्पेसिफिक जो साइन सिम्टम्स की अगर हम साइंस की अगर हम बात करें तो वो होती हैं कि जिसमें ज्वाइंटिस नज़र आती है आँखों में, और स्किन पर ज्वाइंटिस जो है जिसको पीलिया भी कहा जाता है, तो वो जो है वो नज़र आती हैं, ये किस्म का साइन है हेपेटाइटिस का। और डार्क यूरिन, यूरिन का जो रंग है वो एक जो है वो यूरिन डिस्कलरेशन हो जाती है, येलो रंग का जो है वो यूरिन, या फिर पेल रंग का स्टूल जो है वो पास होता है। और जो हेपेटाइटिस बी और सी है उसमें जो है वो सिम्टम्स अर्ली स्टेजेस में ना होने के बराबर होते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो हेपेटाइटिस एक होती है एक्यूट और एक होती है क्रोनिक। अब एक्यूट किसको कहा जाता है और क्रोनिक किसको कहते हैं? क्रोनिक याद रखें कि क्रोनिक हेपेटाइटिस वो है जिसमें जो है वो हेपेटाइटिस को अगर किसी पेशेंट में मोर देन 6 मंथ अगर एग्जिस्ट करती है ये बीमारी, तो फिर हम उस हेपेटाइटिस को एक्यूट हेपेटाइटिस नहीं कहेंगे, हम उसको कहेंगे क्रोनिक हेपेटाइटिस। मतलब कि जो लॉन्ग टर्म डिजीज़ जो होती है हम उसको क्रोनिक का नाम देते हैं, मेडिकल लैंग्वेज में उसको क्रोनिक कहा जाता है, ठीक है। और एक्यूट जो जो मतलब कि जो रिसेंट अगर किसी को हेपेटाइटिस हुई है तो दैट विल बी कॉल्ड एज एक्यूट हेपेटाइटिस। और अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो द एक्यूट हेपेटाइटिस जो है ये 6 महीने से पहले पहले ये जो है वो हेपेटाइटिस रिकवर हो जाती है, ठीक है। तो ये एक मेन डिफरेंस है। अच्छा, इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर एक्यूट हेपेटाइटिस है तो उसमें जो है वो मोस्टली पेशेंट में कोई सिम्टम्स नहीं होते, ठीक है। और अचानक से अगर वो जाकर स्क्रीनिंग अगर करवाता है तो उसको पता चलता है कि ही इज़ हैविंग हेपेटाइटिस बी और सी।
देन उसमें जो है वो पेन और डिस्कम्फर्ट भी होता है। राइट अपर क्वाड्रेंट जो होता है वहाँ पर उसको जो है वो राइट साइड पे अब्डामिन के जो अपर राइट साइड है तो वहाँ पर उसको जो है वो पेन फील होता है, या फिर उसको पेट में कोई डिस्टरबेंस जो जीआई की डिस्टरबेंस जिसको कह लें, वॉमिट कह लें, पेन कह लें, तो इस तरह के जो है वो डिस्टरबेंसेस उसको महसूस होती हैं। और उसको कभी बुखार या फिर जिस्म में दर्द, थकन, जोड़ों में दर्द की शिकायत, पेन इन द जॉइंट्स, ये चीज़ भी होती है। पेन इन मसल्स भी होता है, पीलिया है, या फिर वेट लॉस की शिकायत होती है, डार्क यूरिन है, बिलीरुबिनीमिया। तो जब वो जब वो जो है वो ब्लड स्टडी जब वो करते हैं तो उसमें पता चलता है कि जी बिलीरुबिन जो है वो उसकी हाई होती है। ठीक है। अच्छा, क्रोनिक में ये चीज़ क्या हो जाती है कि मलेज होता है, उसको जो है वो थकन और जिस्म में जो एक डिस्कम्फर्ट उसको फील होता है, या फिर थकावट उसको जल्दी हो जाती है। और जो लिवर जो है उसमें हेपाटोमेगली हो जाती है, लिवर इनलार्जमेंट हो जाती है, अर्थल्जिया हो गया या माइल्जिया हो गया। और अगर ब्लड स्टडीज़ की बात करें तो उसमें एएसटी लेवल और एएलटी जो लेवल्स हैं ये उसमें हमें हाई मिलती हैं। एएसटी और एएलटी ये एक लिवर एंजाइम्स होते हैं। तो एलानाइन अमाइनो ट्रांसफेरेंस जो है जिसको एएलटी कहा जाता है, ये जो है वो अगर पॉजिटिव हेपाटाइटिस होती है तो उसमें ये लिवर एंजाइम्स जो इंडिकेटर्स हैं ये हाई होते हैं, एएलटी। और जो एस्पेरेट अमाइनो ट्रांसफेरेंस जो एंजाइम है तो ये अगर अल्कोहल हेपाटाइटिस होती है तो उसमें एएसटी यू विल सी द हायर देन एएलटी। तो इट मीन्स कि अगर एएसटी एएलटी से ज़्यादा होता है, हाई होता है, तो फिर जो है वो पेशेंट अल्कोहल हेपाटाइटिस सफ़र कर रहा होता है। लेकिन अगर वायरल हेपाटाइटिस होती है तो वायरल हेपाटाइटिस में एएलटी जो है वो हाई होता है, हायर देन एएसटी। तो इसलिए लिवर एंजाइम्स जो हैं ये करवाए जाते हैं और यहाँ से हमें पता चलता है कि टाइप ऑफ हेपाटाइटिस क्या है। नेक्स्ट और उसके अलावा ट्रीटमेंट भी उसी पर जो है वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट लेट्स डिस्कस के व्हाई दिस इज सो सीरियस, कि हेपाटाइटिस जो है वो इतनी सीरियस क्यों है। मोस्ट पीपल डोंट नो दे आर इन्फेक्टेड, साइलेंट प्रोग्रेशन। लेकिन ये सबसे ज़्यादा जो खतरे की बात है वो ये है कि अगर जो है वो पेशेंट को पता ही ना हो कि उसके जिस्म में कौन सी बीमारी है, ये सबसे ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक बात है। क्योंकि अगर पता ही नहीं होगा तो फिर प्रिवेंशन कैसे किया जाएगा, या फिर ट्रीटमेंट जो है वो उस बीमारी को ट्रीट कैसे किया जा सकेगा। तो इसलिए जो है वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात यही है कि वो साइलेंटली प्रोग्रेस कर रही होती है, लेकिन उसको इंडिविजुअल को, पेशेंट को पता नहीं होता कि ही इज़ हैविंग हेपेटाइटिस। क्रोनिक हेपेटाइटिस बी सी कॉज स्लो एंड परमानेंट लिवर डैमेज, और अगर उसको अनट्रीटेड छोड़ा जाए तो दे कैन लीड टू लिवर फेलियर एंड लिवर कैंसर। तो ये जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस हैं, लाइफ थ्रेटनिंग जो है वो डिजीज़ हैं, ये उसको लाहक हो सकती हैं इफ़ you will leave the disease untreated. Okay, then high prevalence means almost every family is at risk in some way. तो ये हेपाटाइटिस का इतना हाई प्रीवेलेंस है कि हम ये कह सकते हैं कि हर फैमिली, हर घर जो है वो हाई रिस्क पर होता है। किसी भी वे के हिसाब से आप कह सकते हैं, क्योंकि सैनिटेशन के हवाले से आप कह लें, या फिर जो है वो अनअवेयरनेस की वजह से कि अवेयरनेस नहीं है, या फिर कंटेमिनेटेड फूड या कंटेमिनेटेड जो वाटर है उसकी वजह से भी जो है वो हर फैमिली, हर घर एक तरह से रिस्क पर होता है। अच्छा, उसके बाद फिर है तो अर्ली डिटेक्शन इज़ अ की। इस बीमारी से सबसे जो अहम चीज़ जो हमें बचा सकती है वो है अर्ली डिटेक्शन। अगर आपने अर्ली डिटेक्शन कर ली, देन यू कैन ईजिली सेव योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड योर कम्युनिटी फ्रॉम दिस डिजीज़।
Most people are unaware they carry hepatitis. Early testing can save lives and prevent liver failure. तो मोस्ट ऑफ पीपल अगेन वही चीज़ है कि दे आर अनअवेयर दैट दे कैरी हेपाटाइटिस. उनको पता ही नहीं होता कि वो एक हेपाटाइटिस के कैरियर बन चुके हैं. ओके, सो नंबर फर्स्ट, गेट टेस्टेड. अर्ली डिटेक्शन की में सबसे पहले आता है कि आप जो है वो अपने टेस्ट करवाएं. ब्लड टेस्ट इफ़ एक्सपोज्ड, अगर आप किसी पेशेंट को आपने डील किया है या फिर किसी पेशेंट के साथ आपने इंटरेक्ट किया है उसके बॉडी फ्लूइड्स के साथ, या फिर किसी भी लिहाज से अगर जो है वो आप उससे इंटरेक्शन में आए हैं, तो आपको जो है वो ब्लड टेस्ट करवाने चाहिए. तो स्पेशली जो है वो फॉर हाई रिस्क ग्रुप्स. हाई रिस्क ग्रुप्स कौन से आ जाते हैं? हाई रिस्क पीपल वो होते हैं जिसमें हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, डिस्पेंसर्स, जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, दे आर एट हाई रिस्क. और उसके अलावा जो हाई रिस्क ग्रुप में डायलिसिस के पेशेंट्स भी आ जाते हैं, दे आर एट हाई रिस्क टू फॉर हेपाटाइटिस. और उसके अलावा दोज विद पीरियड ट्रांसफ्यूजन, जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाते हैं, वो भी हाई रिस्क पर होते हैं. मस्ट नॉट इग्नोर माइल्ड सिम्टम्स और अनएक्सप्लेन्ड वीकनेस. तो अगर किसी भी तरह का कोई भी सिम्टम्स जाहिर होता है या फिर जो है वो वेट लॉस होता है या वीकनेस होती है, तो जो है वो आपने फ़ौरन से अपने टेस्ट करवाने हैं. नंबर 2, लेट्स डिस्कस अबाउट द रिकमेंडेड टेस्ट. द लैब टेस्ट विच आर रिकमेंडेड इंक्लूडिंग LFT लिवर फंक्शन टेस्ट. ये तो बहुत मस्ट है. योर डॉक्टर विल चेक द हाउ योर लिवर इज़ फंक्शनिंग. और उसके बाद हेपाटाइटिस बी सरफेस एंटीजन है, ये टेस्ट करवाई जाती है. और जो है वो एंटी हेपाटाइटिस सी वायरस जो है, ये हेपाटाइटिस सी एंटीबॉडीज़ कहा जाता है इस टेस्ट को. ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ज़ाहिर है फॉर डिटेक्शन ऑफ हेपाटाइटिस. और स्क्रीनिंग बिफोर सर्जरी और ट्रांसफ्यूजन. याद रखें कि सर्जरी से पहले स्क्रीनिंग ये तो बहुत मस्ट है, ये होती है. उसके अलावा जो ट्रांसफ्यूजन है उससे पहले भी ब्लड स्क्रीनिंग बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, ताकि उसमें जो है वो डोनर के भी टेस्ट किए जाते हैं और पेशेंट के भी ज़ाहिर टेस्ट किए जाते हैं. और उनकी जो है वो ग्रुपिंग मैच तो ज़ाहिर की जाती है, लेकिन उसके अलावा जो है वो हेपाटाइटिस और HIV वगैरह के टेस्ट जो है वो वायरोलॉजी के टेस्ट भी किए जाते हैं, जिसमें ये डिटेक्ट किया जाता है कि अगर जो है वो डोनर अगर हेपाटाइटिस पॉजिटिव निकलता है तो फिर उससे ब्लड जो है वो नहीं लिया जाता. ठीक है, तो ट्रांसफ्यूजन से पहले भी जो स्क्रीनिंग टेस्ट हैं ये नेसेसरी हैं. नंबर 3 पे आ जाता है प्रोएक्टिव स्क्रीनिंग. प्रोएक्टिव स्क्रीनिंग वो चीज़ होती है कि जिसमें जो है वो मतलब पहले से ही कोई बीमारी है नहीं, लेकिन जो है वो जस्ट टू प्रोमोट योर हेल्थ, और वी कैन से दैट जस्ट टू मेक योर वेल बीइंग मोर बेटर. उसके लिए ये टेस्ट भी जो है वो किए जाते हैं, जिसमें हेपाटाइटिस बी एंटीजन है या फिर हेपाटाइटिस सी एंटीबॉडीज़ फॉर हेपाटाइटिस सी एंड मॉनिटर लिवर एंजाइम्स. तो अगेन ये जो लिवर एंजाइम्स हैं एलानाइन अमाइनो ट्रांसफेरेंस और उसके अलावा जो है वो एस्पेरेट अमाइनो ट्रांसफेरेंस, ये दोनों एंजाइम्स जो हैं ये भी टेस्ट किए जाते हैं. और उसके अलावा प्लेटिलेट काउंट भी देखे जाते हैं, बिलिरुबिन भी जो है वो उसके भी जो टेस्ट हैं वो भी किए जाते हैं. तो उससे जो है वो हमें अर्जेंसी का और ट्रीटमेंट का आइडिया होता है. अच्छा, नंबर 4 एंड लास्ट, लिवर असेसमेंट की जाती है थ्रू अल्ट्रासाउंड. तो उसमें फाइब्रोसिस अगर है या फिर लिवर सिरोसिस वगैरह है तो उसकी जो है वो हमें उसका आइडिया हो जाता है. उसके अलावा जो इनकरेज फैमिली टेस्टिंग पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है कि आप जो है वो अपनी और अपनी फैमिली की टेस्टिंग जो है ये आपने लाजमी आपने पीरियडिकली करवानी है. और नेक्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ हेपाटाइटिस.
Treatment depends on the type and stage. Some forms are self-limiting while others need long-term care. तो हेपेटाइटिस का जो ट्रीटमेंट है वो ज़ाहिर डिपेंड करता है टाइप ऑफ हेपेटाइटिस पर और स्टेज कौन सा है हेपेटाइटिस का, तो उसके हिसाब से फिर उसको ट्रीट किया जाता है। तो उसमें जो हेपेटाइटिस का टाइप ए और ई जो हैं, ये जो है वो यूजुअली दे आर रिकवरिंग विदाउट ट्रीटमेंट, उसमें ट्रीटमेंट की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, लेकिन उसमें हमें जो है वो फोकस करना है रेस्ट पर और फ्लूइड्स पर एंड अ हेल्दी डाइट। ठीक है तो इन चीज़ों पे आपने फोकस करना है। और जो है वो हेपेटाइटिस ए और ई के जो पेशेंट्स हैं वो जो है वो सेल्फ लिमिटेड ये टाइप्स हैं, तो इसलिए वो खुद ही विदाउट ट्रीटमेंट दे विल रिकवर। बात करते हैं हेपेटाइटिस बी एंड सी के ट्रीटमेंट की। एंटीवायरल मेडिकेशंस अवेलेबल हैं हेपेटाइटिस बी एंड सी के लिए, और उसके अलावा रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ लिवर हेल्थ ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। और अवॉइड अल्कोहल एंड लिवर टॉक्सिक ड्रग्स, ऐसी ड्रग्स जो लिवर टॉक्सिक होती हैं तो उसको जो है वो उस तरह के ड्रग्स को अवॉइड करना है। और अल्कोहल यूज़र अगर पेशेंट है तो उसको फ़ौरन से अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए। लॉन्ग टर्म एंटीवायरल्स फॉर हेपेटाइटिस बी, रेगुलर फॉलोअप्स विद द स्पेशलिस्ट। तो ये जो है वो हेपेटाइटिस बी एंड सी का ट्रीटमेंट है। उसके अलावा जी तो एक मुहावरा है ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज प्रिवेंशन इज़ द की। सिंपल इफेक्टिव प्रिकॉशंस कैन स्टॉप द स्प्रेड ऑफ हेपेटाइटिस स्पेशली इन क्लिनिक्स एंड एट होम। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं, अगर आपने ये प्रिकॉशंस कर लिए हैं देन you are safe from the hepatitis. Safe injections. Safe injections use only new sterile syringes and insist on sealed IV sets. तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है कि जब भी आप किसी भी क्लिनिक पर किसी भी हॉस्पिटल में जाएं तो वहाँ पर आप इंसिस्ट करें कि आपका जो आईवी सेट है, जो सिरिंज यूज़ हो रही है, दे शुड बी सील्ड। ठीक है, कोई भी यूज्ड सिरिंज या फिर यूज्ड आईवी सेट यूज़ नहीं करना आपने। ठीक है, और सिरिंजेस ज़ाहिर है जब वो सील्ड और पैक्ड सिरिंजेस होंगी तो इट मीन्स दो सिरिंजेस आर स्टेराइल। ठीक है, उसके अलावा क्लीन वाटर, ड्रिंक क्लीन, फिल्टर्ड और बॉइल्ड वाटर। अगर आपके पास क्लीन वाटर नहीं है तो उसको फ़िल्टर करें, उसको बॉयल करें, उसको प्यूरिफाई करें, बट यू नीड टू ड्रिंक क्लीन वाटर। Okay, you need to avoid the contaminated water. ठीक है, उसके बाद फिर आ जाता है मेडिकल सेफ्टी। अब मेडिकल सेफ्टी में अवॉइड रोड साइड डेंटल ट्रीटमेंट्स। ठीक है, ये चीज़ जो है वो हमारे पास हमारे शहरों में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, डेंटल ट्रीटमेंट्स जो रोड साइड पर होते हैं। चूज़ लाइसेंस्ड फैसिलिटीज़। आप डेंटल फैसिलिटी पर जब भी जाएं, डेंटिस्ट के पास जब भी जाएं तो कोशिश करें कि आप जो है वो लाइसेंस्ड फैसिलिटी के पास जाएं, आप लाइसेंस्ड मेडिकल डेंटल प्रैक्टिशनर के पास जाएं, ऐसा डेंटल प्रैक्टिशनर हो जो लाइसेंस्ड हो। ठीक है, तो फॉर मेडिकल सेफ्टी पर्पस, क्योंकि वहाँ पर जो है वो स्टरलाइजेशन का जो है वो जो लाइसेंस्ड फैसिलिटीज़ होती हैं वहाँ पे स्टरलाइजेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल किया जाता है। जो आइटम्स यूज़ होते हैं वो स्टेराइल होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं वो भी स्टेराइल होते हैं। ठीक है, तो ये इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। उसके बाद फिर आ जाता है ब्लड सेफ्टी। ब्लड सेफ्टी में आपने क्या देखना है कि जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करेंगे या ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करवाएंगे तो वो सबसे पहले आपने ब्लड स्क्रीनिंग लाजमी करनी है। उसके बाद जो है वो आ जाता है पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन में जो रेज़र्स हैं ये आपने कभी भी शेयर नहीं करने, टूथ ब्रशेज़ हैं ये भी आपने कभी भी शेयर नहीं करने। ठीक है, तो ये वो चीज़ें हैं जिन पर हम जो है वो ये चीज़ें हम इम्प्लीमेंट करके अपने आप को हेपेटाइटिस से बचा सकते हैं। उसके बाद फिर जो वैक्सीनेशन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वैक्सीनेशन
is the strongest shield against hepatitis B, often available for free in Pakistan. तो हेपाटाइटिस बी की वैक्सीनेशन जो है ये एट द टाइम ऑफ बर्थ ये वैक्सीन दी जाती है। उसके बाद फिर बूस्टर डोजेस जो है ये ईपीआई का हिस्सा है, एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन जो पाकिस्तान में है ये उसका हिस्सा है। ठीक है, तो ये ईपीआई प्रोग्राम में ये शामिल है। ये बूस्टर डोजेस भी अवेलेबल होते हैं हमारी डिस्पेंसरीज़ पर, गवर्नमेंट की जो डिस्पेंसरीज़ हैं, जो आरएचसीज़ हैं, बीएचयूज़ हैं, तो वहाँ पर वैक्सीनेशन का एक डिपार्टमेंट मौजूद होता है और वहाँ पर प्रॉपर तरीके से हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन की जाती है। तो हेपेटाइटिस बी जो है वो गिवन एट टाइम ऑफ बर्थ, और उसके बाद जो है वो फर्स्ट डोज जो है वो विद इन 24 आवर्स दिया जाता है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ बर्थ। और जो सेकंड डोज है वो आफ्टर 6 वीक्स दिया जाता है। थर्ड डोज जो है वो आफ्टर 10 वीक्स क्या दिया जाता है। एंड द फोर्थ एंड द लास्ट जो डोज होता है वो एट द एज ऑफ 14 वीक्स दिया जाता है। ठीक है, बर्थ डोज इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट प्रिवेंट्स मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन। कि अगर मदर इन्फेक्टेड है तो वो हेपाटाइटिस जो है वो ट्रांसमिट हो सकती है चाइल्ड में। तो उसको जो है वो जो हेपाटाइटिस को जो बचाती है, जो ट्रांसमिशन चेन जो है वो जो ब्रेक करती है, वो हेपाटाइटिस वैक्सीन होती है जो फर्स्ट डोज जो दिया जाता है बर्थ के टाइम पर। ठीक है, तो उससे जो है वो बच्चा सेफ रहता है। उसके अलावा मैं ये भी बताता चलूँ कि ये तो हो गया जो है वो बच्चों के लिए जो डोजेस हैं और जो ड्यूरेशन है वो मैंने बताई। लेकिन जो नेक्स्ट है वो ये है कि एडल्ट्स के लिए क्या जो है वो डोजेस होते हैं। तो एडल्ट्स के लिए अगर जो है अगर वैक्सीनेशन कोई एडल्ट करवाता है तो फ़र्ज़ करें अगर आज उसने वैक्सीनेशन करवाई है तो आज उसका फर्स्ट डोज हो गया, तो सेकंड डोज उसका आफ्टर 1 मंथ होगा और थर्ड डोज जो होगा वो आफ्टर 6 मंथ होगा। अच्छा, आफ्टर 6 मंथ ऑफ फर्स्ट डोज, अगर उसने आज फर्स्ट डोज लिया है तो आज से आप काउंट करेंगे आफ्टर 6 मंथ उसका जो है वो लास्ट डोज होगा। तो ये जो है वो लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन में आ जाता है। ठीक है, उसके अलावा ये है कि जो वैक्सीन है ये वैक्सीन जो है वो सेफ़ होती है सबके लिए, उसमें कोई भी ख़तरे की बात नहीं है। और अगर कोई डोज़ अगर मिस हो जाए तो उसको रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो डिले हो गया है तो आप उसको जो है वो लगवा सकते हैं, लेकिन वैक्सीन को रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ जो सबसे ज़रूरी है वो ये है कि वैक्सीन से जो है वो इम्यूनिटी, लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी जो है वो पैदा होती है जिस्म में। अच्छा, ये सेफ़ फॉर न्यूबॉर्न्स, चिल्ड्रेन, एडल्ट, ये सेफ़ वैक्सीन्स होती हैं। उसके अलावा हेपेटाइटिस सी की जो वैक्सीन है ये करंटली नो वैक्सीन इज़ अवेलेबल फॉर हेपेटाइटिस सी। और लास्ट में ये चीज़ है कि इनकरेज वैक्सीनेशन, हेल्थ केयर वर्कर्स एंड फैमिलीज शुड वैक्सीनेट। तो हेल्थ केयर वर्कर्स, आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑलरेडी कि हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं ये हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं और हाई रिस्क पीपल में ये काउंट होते हैं। दे शुड बी वैक्सीनेटेड, और जो है वो फैमिलीज़ को भी जो है वो उन्होंने वैक्सीनेट करवाना उनके लिए ज़रूरी होता है। अब जो है वो हेपाटाइटिस के बारे में कुछ मिथ्स जो हैं वो हमारी कम्युनिटी में देखी और सुनी जाती हैं, जिसमें अक्सर जो है वो ये देखा जाता है कि लोग कहते हैं कि यू कैन गेट हेपाटाइटिस फ्रॉम टचिंग। अगर आपने किसी हेपाटाइटिस के पेशेंट को टच कर लिया तो आपको भी हेपाटाइटिस हो जाएगी। तो ये एक कॉन्सेप्ट कहा हमारी जो है वो कम्युनिटी में देखा गया है, जो कि गलत है, ये किस्म की मिथ है। और दूसरी बात ये भी कहते हैं कि हर्बल मेडिसिन्स जो हैं वो उस पर बहुत ज़्यादा लोग रिलाई करते हैं। हर्बल मेडिसिन जो है वो हेपाटाइटिस में कोई उनका ख़ास रोल नहीं होता। तो मैं ये कहूँगा कि आप जो है वो हर्बल्स की तरफ कम जाएं, लेकिन आपने मेडिकेशन लाजमी लेनी है, आपने खुद को जो है वो चेकअप करवाना है और आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है। और अक्सर लोग ये कहते हैं कि वैक्सीन जो है ये हार्मफुल होती हैं, लेकिन वैक्सीन हार्मफुल नहीं होती। ठीक है, रिमेंबर,
कि वैक्सीन्स जो हैं वो आपके फ़ायदे में होती हैं, वैक्सीन्स नेवर हार्म। ओके, स्पेशली हेपेटाइटिस वैक्सीन हम उसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद फिर है न्यू नीडल्स और अननेसेसरी। तो लोग कहते हैं कि नई नीडल की क्या ज़रूरत है या न्यू सिरिंज की क्या ज़रूरत है, होता है, हम तो यही प्रैक्टिस करते हैं, हम तो जो है वो अभी तो हमने जस्ट 2 मरीज़ों को ये नीडल यूज़ की है, तो आपको क्या मसला है। तो इस तरह की जो है वो बातें अगर कहीं कोई भी अगर आपको बोले या फिर माल प्रैक्टिस करते आप देखें, तो आपने उसको लाजमी आपने स्टॉप करना है। अच्छा, उसके बाद फिर है क्लीन लुकिंग वाटर इज सेफ। एक कॉन्सेप्ट होता है कि पानी दिखने में साफ है तो इट मीन्स इट इज़ क्लियर, इट इज़ क्लीन एंड इट इज़ सेफ। नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है। और उसके अलावा फिर है कि ओनली ड्रग यूज़र्स गेट हेपेटाइटिस। अक्सर लोग कहते हैं कि जो ड्रग यूज़र्स होते हैं, जो एडिक्टेड लोग होते हैं, हेपेटाइटिस सिर्फ उनको होता है। तो ये सारी स्टेटमेंट्स अभी जितनी भी मैंने पढ़ी हैं इस स्लाइड में, तो दीज आर ऑल मिथ्स। ठीक है, इनका हकीकत से कोई भी ताल्लुक नहीं होता। हकीकत यह है कि सेफ इंजेक्शंस प्रिवेंट 90% ऑफ न्यू केसेस। जो सेफ इंजेक्शंस हैं उससे 90% न्यू केसेस जो है वो स्टॉप होते हैं। उसके बाद वैक्सीन्स आर सेफ एंड एसेंशियल प्रोटेक्टिंग द लिवर। वैक्सीन्स आर नॉट हार्मफुल। और रीयूज नीडल स्प्रेड्स इन्फेक्शन, डिमांड न्यू सील्ड सिरिंज। ठीक है, आपने सील्ड सिरिंज का, सील्ड नीडल का इस्तेमाल करना है। हेपेटाइटिस ए एंड ई स्प्रेड थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर इवन इफ क्लियर। जो पानी दिखने में साफ है उसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है वो जर्म्स से भी साफ है। ठीक है, क्योंकि याद रखें कि हेपेटाइटिस ए और ई जो हैं ये मेनली जो है वो पानी से ही, कंटेमिनेटेड पानी से ही हेपेटाइटिस ए और ई स्प्रेड होती हैं। एनीवन कैन बी एक्सपोज्ड थ्रू मेडिकल, डेंटल और हाउस होल्ड ब्लड कॉन्टैक्ट। ठीक है। उसके अलावा लोकल स्टेटिक्स जो है वो हमें ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान से हेपेटाइटिस बर्डन जो है पाकिस्तान का, वो ग्लोबली टॉप 5 में काउंट होता है। एस्टिमेटेड 12 मिलियन प्लस इन्फेक्टेड, मैनी अनडायग्नोस्ड। ठीक है, जो इन्फेक्टेड हैं वो 12 मिलियन प्लस हैं। ओके, कैन यू इमेजिन कि जो इन्फेक्टेड हैं, हमें स्टडीज़ ये बता रही हैं कि ओवर 12 मिलियन पीपल दे आर इन्फेक्टेड एंड मैनी अनडायग्नोस्ड। बहुत सारे ऐसे हैं जो अनडायग्नोस्ड हैं, जिसमें सिंध का जो है वो हाई प्रीवेलेंस ड्यू टू अनसेफ प्रैक्टिसेस। हमारे पास, हमारे प्रोविंस में, सिंध में ज़्यादातर अनसेफ प्रैक्टिसेस होती हैं, तो जिसकी वजह से हाई प्रीवेलेंस है। आउटब्रेक्स क्लस्टर वेयर अनसेफ इंजेक्शंस एंड पुअर सैनिटेशन परसिस्ट। जो आउटब्रेक्स होते हैं, जो आउटब्रेक्स जिस क्लस्टर्स में हुए हैं, तो वहाँ पर अनसेफ इंजेक्शंस और पुअर सैनिटेशन जो है वो देखी गई है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है वो सबसे ज़्यादा एक रीज़न है हेपेटाइटिस के स्प्रेड होने के लिए। In last, let's summarize today's lecture. Today we have learned that the hepatitis is characterized by inflammation of the liver and is most commonly caused by the viruses. And the viruses that can cause hepatitis differ in their mode of transmission, incubation, and the incubation period and the pattern of the onset. And also we have learned the diagnosis and the sign and symptoms and the recommended lab test, LFTs, lab test, and the liver biopsy. And also we have learned that the priority nursing actions include rest, symptoms relief. You need to relieve first the symptoms and reducing the risk complications. Okay, and in last, the pharmacological management may be indicated for chronic hepatitis B and C. Okay, so in last, act early. Okay, hepatitis is preventable, treatable, and manageable, but only if we act early. Remember, but only if we act early. Get tested, vaccinated,
and stay informed. So let's talk about the surprise. So before I end today's lecture on hepatitis in Pakistan, I want to quickly engage you all with a short activity. I have prepared a few questions based on what we discussed today. Please write answers in the comment section below. Let's see how many of you were paying close attention. Okay, so question number 1. Which type of hepatitis spreads through contaminated food and water? Question number 2. What is one major reason hepatitis B and C are spreading rapidly in Sindh? And question number 3. Which hepatitis type does not have any vaccine available? And question number 4. Which of the following is a clear sign of hepatitis infection? And the last one, question number 5. Which test is recommended for detecting hepatitis C? Comment your answer as question number and write answer accordingly. I will be checking your responses. Don't forget to like, share and subscribe to support Mujahid's Mediclass. Stay healthy, stay aware. Allah Hafiz.